हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। आज तारीख हो गई है 15 फरवरी 2025 शनिवार। और शुरू करते हैं हम आज के डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम डेली नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। और ये करंट अफेयर आपकी सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी वन डे एग्जाम्स हैं, स्टेट पीएससीज हैं, एसएससी सीजीएल है, आरआरबी एनटीपीसी है, और साथ साथ यूपीएससी सीएससी के लिए भी ये बहुत महत्व। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी और शुरू करते हैं आज की हम डेली करंट अफेयर की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास इसमें मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हम। आज के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी इसमें कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम देखेंगे आज की करंट अफेयर के। तो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने एक नया अपना एक को प्रोड्यूस एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम है सोनोबॉय। सोनोबॉयस क्या है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट एक टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी है डिजाइन फॉर अंडर वाटर डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। अंडर वाटर, पानी के अंदर किसी भी चीज को पता लगाने के लिए, निगरानी करने के लिए उन्नत उपकरणों का एक पूरा सिस्टम है, जिसका नाम है सोनोबॉय। और ये इंडिया और यूएसए साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं कि सोनोबॉय जो है वो क्या है। तो ये एक अंडर वाटर डिटेक्शन सिस्टम में पानी के अंदर पता लगाने का एक निगरानी सिस्टम है, जो कि इंडिया और यूएसए डेवलप कर रहे हैं। ठीक है? इसमें भारत की तरफ से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अल्ट्रा मैरीटाइम जो कंपनीज हैं, उन्होंने इसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की। तो ये आज का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, इंडिया और यूएसए के बीच का सोनोबॉय टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड इंडिया जापान स्टील डायलॉग। ये जो मीटिंग है इंडिया और जापान की स्टील कंपनीज के बीच की, वो रिसेंटली हुई है न्यू दिल्ली में। तो थर्ड इंडिया जापान स्टील डायलॉग, तीसरी भारतीय जापान स्टील वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। और एक्चुअली 2020 में इंडिया और जापान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ था। और उसी से बाद में बायलैटरल सीरीज शुरू हुई है 2000 में। 2020 के बाद में पूरी सीरीज शुरू हुई है। दोनों कंट्रीज के बीच में जो स्टील कंपनीज है, स्टील सेक्टर है, उसको और ज़्यादा कॉपरेट करना, और ज़्यादा उसमें आपस में साझेदारी बढ़ाना, उसके लिए पूरी प्रोसेस शुरू की गई। तो तीसरी जो ये डायलॉग है इंडिया जापान स्टील डायलॉग, वो न्यू दिल्ली में किया गया था। नाम और जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेक्स्ट है, इजराइल हैज लॉन्च्ड ई वीजा सिस्टम फॉर इंडियन सिटीजन। ठीक है, इंडिया के जो सिटीजन है, इंडिया के जो हम सिटीजन है, तो हमारे लिए इजराइल ने एक नया ई वीजा सिस्टम लागू किया है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ऑनलाइन तरीके से वीजा अप्लाई करने के लिए इजराइल ने सिस्टम चालू किया है। तो जिससे हम डायरेक्टली अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेवल ऑथराइजेशन के लिए। अगर ट्रेवल करना है इसराइल में तो वहाँ का वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम। तो इसके लिए इसराइल ने ये सिस्टम पूरा लॉन्च किया। ठीक है, और इस तरीके तो डायरेक्टली नेम आ जाता है कंट्री का कि विच कंट्री हैज लॉन्च ई वीजा सिस्टम फॉर इंडियन सिटीजन। तो इस तरीके से इसराइल ने लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस द गौरडाक्षी पोर्टल। ठीक है, तो गरुड़ाक्षी पोर्टल इसका नाम है। तो ये क्यों, ये किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वन विभाग ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। और ये क्यों लॉन्च किया है? ये एक ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है। जैसे कि मान लो फॉरेस्ट क्राइम हो रहे हैं, कहीं पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, शिकार वगैरह पॉचिंग हो रही है, या फिर इलीगल कुछ भी काम हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना, केस मैनेज करना, पब्लिक को ज़्यादा तरीके से उसमें इन्वॉल्व कर सकें, सूचना दे सकें, तो इन सब चीज़ों के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि गरुड़ाक्षी पोर्टल क्या है? तो ये एक ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका के वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने देखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, डिफेंस रिसर्च एंड डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ठीक है, एक एयर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको हम कहेंगे VSHO RAD, इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ओडिशा कोस्ट के वहां से इसके ट्रायल्स किए हैं, और ये लॉन्च किया है डीआरडीओ ने, ये बनाया है डीआरडीओ ने। तो इस तरीके से नाम आता है कि ये सिस्टम किसने लॉन्च किया है, किसने बनाया है, तो डीआरडीओ ने एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली डेवलप किया है, बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो ये अभी तक हमने आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे। अब हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करंट बनाए हैं।
तो क्वेश्चन हम कुछ करंट अफेयर को हम क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं, जिससे ज्यादा आपको इजी रहेगा क्वेश्चन को समझने में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट स्पेस सेंटर इन डीप वाटर ऑफ साउथ चाइना। साउथ चाइना सी हम जानते हैं कि चाइना, ताइवान, फिलीपींस, इनके सराउंडिंग में एक एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो वहां पर पानी के अंदर पहला अंतरिक्ष सेंटर बनाया है, पहला स्पेस सेंटर बनाया है। किसने बनाया है ये? ताइवान, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया में। तो ये जो स्पेस सेंटर है ना, पहला पानी के अंदर स्पेस सेंटर बनाया है। और वहां पर ही स्पेस को और जो सी एरिया है, मरीन लाइफ है, इसको लिंक करेंगे, दोनों की में रिसर्च होगी यहाँ पर। यहाँ से करीबन 2000 मीटर के आसपास की डेप्थ में, 2000 मीटर अंदर, पानी के अंदर, ओशन के अंदर ये पूरा स्पेस सेंटर बनाया है। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो क्लासिफाइड है, डिक्लेयर नहीं करी है। पर यहाँ से मेरिन रिसर्च में भी काम आएगा, पानी के अंदर रिसर्च करने में भी काम आएगा, और यहाँ से स्पेस की भी रिसर्च करेंगे। स्पेस में कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट को ट्रैक करना है, तो ये सारी चीजें भी वो पानी के अंदर से करेंगे। तो ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? ये किया है चाइना ने। चाइना ही ऐसे काम कर सकता है। चाइना ने जो है साउथ चाइना सी में पानी के अंदर उन्होंने स्पेस सेंटर बनाया है। ठीक है, तो नेम हमारे लिए कंट्री का यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, वेयर इज द 14th एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम? एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का जो 14वां रिसेंटली मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कहाँ पर वो इवेंट हुआ है, तो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जो एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र, चेन्नई, गुजरात या न्यू दिल्ली में। तो ये जो इसका रिसेंटली आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में 14th एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किया गया। ठीक है? और इसके बारे में हम और देख लेते हैं कि ये जो पूरा फोरम है, ये जो पूरा डिस्कशन फोरम है, ये आयोजित किया जाता है फिशरीज एशियन फिशरीज सोसाइटी के द्वारा। हर तीसरे साल में, हर 3 साल में एक बार ये पूरा एशियन फोरम आयोजित किया जाता है, जिससे फिशरीज सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंज हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है, और कैसे उसको चैलेंज करना है, कैसे उसको कम करना है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एशिया की जो जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके बीच में एक्वा कल्चर में, फिशरी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हर हर 3 साल में ये फोरम आयोजित किया जाता है। और इसको इस बार जो आयोजित किया गया था वो 14वें नंबर का था, और ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया। ठीक। तो ये कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। ये चलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। रिसेंटली द टेन्योर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2025 टू विच ईयर? 2025 जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का टेन्योर था, इसको बढ़ा के 2026 तक इसको कर दिया है। बात ज्यादा इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये ईयर ध्यान रखना था। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, कि रिसेंटली व्हाट पोजीशन द इंडिया रैंक अमंग 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई। रिसेंटली सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये रिलीज हुआ है। और इसमें भारत की रैंक क्या है, ये बताना है। भारत की कोई भी इंटरनेशनल अगर इंडाइसेस अगर रिलीज हो रहा है, इंटरनेशनल अगर कोई भी इंडेक्स रिलीज हो रहा है, इंडिया की रैंक उसमें क्या रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीपीआई है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लॉन्च किया है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस्ड है बर्लिन में। बर्लिन में ये बेस्ड है, जर्मनी में। एक तरीके से कह सकते हैं हम एनजीओ है, जो कि करप्शन से संबंधित पूरी रिसर्च करता है, करप्शन से संबंधित मामलों पे ध्यान रखता है। और ये अपना एक इंडेक्स रिलीज करते हैं जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। कल भी हमने देखा था इसको, कि इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वही है डेनमार्क की। मतलब डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है, सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है इस रैंकिंग के अनुसार। और इंडिया की रैंकिंग उसमें कितनी रही है? तो इंडिया की रैंकिंग के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है 68, 75 या 96 या 122। करेक्ट आंसर है यहाँ पर 96। इंडिया की जो रैंक है वो अभी इस बार आई है 96 आउट ऑफ 180। टोटल 180 कंट्री में हम 96 नंबर पर हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। तो ये इंडिया की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट रैंकिंग डेनमार्क की आई है।
नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज विल होस्ट द 39th सीजन ऑफ नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स का 39वां सीजन जब आयोजित किया जाएगा, 39वां सीजन, और ये आयोजित किया जाएगा 2027 में। 2027 में 39वां सीजन आयोजित किया गया जाएगा, और रिसेंटली इसके लिए डिसाइड किया गया है कि कौन से स्टेट में किया जाएगा। तो आसाम, गोवा, मेघालय या गुजरात। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। 39वां जो सीजन है 2027 में होगा, और ये मेघालय में आयोजित कराया जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Recently, ISRO and which IIT institute has unveiled an indigenous chip for space? तो जब भी इस तरीके से कोई नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसरो और एक आईआईटी ने एक चिप डेवलप करी है अपने स्पेस मिशन के लिए। इसरो के स्पेस मिशन के लिए। तो कौन से आईआईटी ने डेवलप करी है? आईआईटी मद्रास, कानपुर, गुवाहाटी या हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और इसरो दोनों ने मिलकर ये चिप डेवलप करी है स्पेस मिशन के लिए। ठीक है, बस नाम हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट का। हाँ, आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच न्यू एरियाज हैज द लोकसभा स्पीकर अनाउंस द एक्सपांशन ऑफ ट्रांसलेशन सर्विस इन पार्लियामेंट। तो जैसे पार्लियामेंट में कुछ भी अगर मीटिंग हो रही है, पार्लियामेंट में अगर स्पीच दे रहे हैं, मेंबर अगर स्पीच दे रहे हैं, तो उनका ट्रांसलेशन होता है। जनरली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कंट्री की वो हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ये हर मेंबर को फ्रीडम है कि वो अपनी लैंग्वेज में या फिर इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में वो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और उसका ट्रांसलेशन भी किया जाता है। फिर हिंदी और इंग्लिश में तो किया ही जाता है, साथ साथ में बाकी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन किया जाता है। तो अभी तक टोटल 10 लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेट किया जाता था, उसका ट्रांसलेशन किया जाता था अभी तक 10 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके, है ना। कई सारी लैंग्वेज है। तो उसके अलावा रिसेंटली 6 नई लैंग्वेज और उसमें ऐड कर दी है, तो अब टोटल 10 + 6 16 लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो रिसेंटली 6 न्यू लैंग्वेज और उसमें ऐड कर दी गई। तो 6 न्यू लैंग्वेज जो है ये कौन कौन सी है? तो जैसे बोडो, डोगरी लैंग्वेज, मैथिली, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत। संस्कृत को भी उसमें अब ऐड कर दिया है। तो ये 6 लैंग्वेज हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत। तो इन 6 लैंग्वेज में, इन 6 न्यू लैंग्वेजेस में और अब ट्रांसलेशन किया जाएगा। जब भी कोई स्पीच होती है, कोई मेंबर अगर बात करते हैं, तो अब पहले 10 लैंग्वेज थी, अब टोटल मिला के 16 लैंग्वेज हो गई है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। तो ये नेम भी लैंग्वेज के ध्यान रखना है, और 6 न्यू लैंग्वेजेस में ऐड कर दी। तो ये आज का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। चलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। वेयर विल द इमरजेंसी अरब समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, रिसेंटली अरब जो कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। और क्यों हुई थी वो इमरजेंसी मीटिंग? तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी एक बोला था कुछ कि पैलेस्टाइन से, जो भी पैलेस्टीनियन पीपल है उनको वहां से हटा के और उसको फिर डेवलप करेंगे, इस तरीके से उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। काफी ज्यादा उसका विरोध भी हो रहा है उस स्टेटमेंट का और उस चीज का। फिलिस्तीन में भी हो रहा है, अरब कंट्रीज में भी हो रहा है। तो उस चीज को डिस्कस करने के लिए एक इमरजेंसी अरब मीटिंग हुई थी, इमरजेंसी अरब समिट हुई थी। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था मिस्र, इजिप्ट में। इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें इजिप्ट के अलावा बाकी अरब कंट्रीज ने भी भाग लिया था, ताकि पैलेस्टीनियन मैटर को डिस्कस कर। तो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हुई थी, तो इस इजिप्ट में मीटिंग हुई थी, ये इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं हम अगला करंट अफेयर, और उसका क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड वन आदर्श संस्कृत विलेज इन ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट? हर जिले में एक आदर्श संस्कृत विलेज बनाया जाएगा, जहां पे संस्कृत को डेवलप करने के लिए, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि हमारी जो धरोहर है संस्कृति को सुरक्षित रख सकें, आने वाली जनरेशन को भी संस्कृत के बारे में बता सकें। इसके लिए एक राज्य सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक आदर्श संस्कृत ग्राम बनाएंगे हर जिले में। तो इस मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले में एक आदर्श संस्कृत ग्राम बनाएंगे। तो नाम हमें इस स्टेट का यहाँ पर इंपॉर्टेंट, के बारे में और थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट है डिक्लेयर्ड एन आदर्श संस्कृत विलेज इन ईच ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट। उनके जो 13 जिले के हर हर जिले के एक गांव में
आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा ताकि संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे मिल सके, नई पीढ़ी को संस्कृत भाषा के साथ जोड़ सकें, भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ सकें, बढ़ावा मिल सके। तो इन सब चीज़ों के लिए ये योजना शुरू की गई। तो आज की ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। हमने करंट अफेयर के साथ-साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर किए हैं आज के करंट अफेयर के। आई होप ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और एग्ज़ाम में भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।